जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले पीआर भक्ति सागर की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना रहा था और उसके साथ कैसे हुआ और क्या हुआ। तो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, यह कहानी है सुरेश नामक एक लड़के की जो नागपुर की एक स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रैक्टिस किया करता। वहीं वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ हर शाम को एक पास के ही एक स्टेशन पर घूमने जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ ही शाम के समय घूमना फिरना मौज मस्ती जैसा कि आप जानते हैं। तो उसी शाम सुरेश एक बेंच पर बैठकर स्टेशन पर अपने परिवार वालों से बात कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और आकर उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, हेलो सुरेश, कैसे हैं आप? मैंने नोटिस किया कि आप हर रोज़ यहाँ आते हैं। सुरेश उसे हैरानी से देखता है और बोलता है, हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ हर रोज़ आता हूँ। हाँ, तो आप कहाँ से हैं? लड़की उससे पूछती है। तो सुरेश बोलता है कि मैं यहीं पास से ही हूँ और यहाँ नागपुर की एक स्पोर्ट्स एकेडमी में कैरियर बना रहा हूँ, अपना प्रैक्टिस करता हूँ स्पोर्ट्स की। तो वो लड़की बोलती है कि सुरेश, मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहीं पास में ही रहती हूँ और मैंने आपको काफ़ी बार देखा है। तो सुरेश कहता है, ठीक है। तभी वो बात करते करते उसके पास बैठ जाती है और दोनों में बातें होने लगती है। तो स्टेशन पर वहीं पास में एक भुट्टे वाला बैठा था। लड़की उठती है और जाकर भुट्टे ले आती है और दोनों खाने लगते हैं। खाते खाते दोनों आपस में बातें कर बेसिकली सुरेश जो था वो पटना का रहने वाला था और नागपुर में वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करता था। अब मुस्कान और सुरेश जो था उन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था और उसके बाद मुस्कान हर दिन सुरेश से बातें करने लगी। फिर एक दिन सुरेश को इस बात का एहसास हुआ कि ऐसे तो रिलेशन में रहना गलत है, क्योंकि इससे वो अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी क्या होता है कि सुरेश ने उससे बातें करनी बंद कर दी या कम कर दी, लेकिन यही बात मुस्कान को जो है वो अच्छी नहीं लगी। और एक दिन उसने सुरेश को फ़ोन किया और कहने लगी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तभी सुरेश कहता है कि देखो, अभी मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन मुस्कान कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारे कैरियर के बीच में आ रही हूँ। इस तरह से वो उस पर चिल्लाने लगी। खैर, उसके बाद फिर से दोनों में पैचअप हो जाता है और दोनों में फिर से बात शुरू हो जाती है। इन्हीं दिनों के बीच में फिर एक दिन सुरेश मुस्कान से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो मुस्कान बोलती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं हूँ और मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी जो है वो एक डॉक्टर है। तो सुरेश कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुस्कान बोलती है कि मेरी मम्मी कोई ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं है, मेरी मम्मी एक देसी वैद्य है। तो सुरेश बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, जब मुझे प्रैक्टिस के दौरान अगर कभी चोट वगैरह लग जाएगी तो मैं तुम्हारी मम्मी से इलाज करा लूँगा। तो मुस्कान बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा इलाज तो मेरी मम्मा फ्री में ही कर देगी। तो ऐसे बात करते रहते हैं वो एक दूसरे के साथ और इसी तरह टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही प्रैक्टिस के दौरान सुरेश की कमर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, मोच टाइप जैसे आ जाती है। तो मुस्कान को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से इलाज कराना है। तो मुस्कान बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करा देंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ जो उस लड़के के साथ हुआ। मुस्कान क्या करती थी, जब भी हर रोज़ स्टेशन पर सुरेश से मिलने आती थी तो उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बना कर लेके आती थी। लेकिन हर शनिवार को वो क्या लेके आती थी, मिठाई लेकर आती थी और हमेशा क्या बोलती थी कि देखो, ये मिठाई जो है वो हमारे मंदिर की है, क्योंकि मेरी मम्मा पूजा भी करती है। तो सुरेश खा लेता था, इतना ध्यान भी उसने कभी नहीं दिया इन चीज़ों पर। तो इसी तरह बेझिझक हर शनिवार को जो वो मुस्कान मिठाई लेकर आती तो सुरेश आराम से उस मिठाई को खा लिया करता था। उसने कभी अदर वे में इस चीज़ को लिया ही नहीं, क्योंकि मुस्कान जो एक सुंदर पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की लगती थी वो देखने में। तो सुरेश को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो खैर, उसके बाद क्या होता है कि मुस्कान से वो पूछता है, उसका एड्रेस पूछता है। तो उसे अपना एड्रेस व्हाट्सअप करती है, बोलती है कि तुम आ जाना और मम्मी तुम्हारा इलाज कर देगी। फिर सुरेश को अजीब भी लगता है जाने में, तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है।
और बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला तो ऐसे नहीं जाऊंगा किसी के घर, और मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है अकेले जाने में। तो उसका दोस्त बाइक लेकर आता है और वो दोनों निकलते हैं। फिर वो चलते हैं, उसने जो भी लोकेशन मतलब मुस्कान ने उससे व्हाट्सअप की थी, तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता। तो फिर सुरेश मुस्कान को कॉल करता है और बोलता है कि मुस्कान मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे तुम्हारा घर तो नहीं मिल रहा। तो मुस्कान बोलती है कि तुम 10 मिनट वहीं वेट करो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। उसके बाद सुरेश और उसका दोस्त वहीं खड़े रहते हैं और मुस्कान का वेट करते हैं। और थोड़ी देर के बाद मुस्कान वहाँ आती है और सुरेश देखता है तो मुस्कान को एकदम देखता ही रह जाता है। मुस्कान ने एकदम प्योर ब्लैक साड़ी डाली हुई थी और माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाई हुई, तो मुस्कान देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर मतलब लग रही थी और सुरेश की निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। खैर इस सब के बावजूद फिर वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ, लेकिन बाइक तो वहाँ नहीं जा पाएगी, बाइक को तुम यहीं लगा दो। तो लोग बाइक को वहीं कहीं साइड में लगा देते हैं और मुस्कान के साथ चल देते हैं। बहुत आगे जाके मतलब एक पतली सी गली निकलती है और मुस्कान ने बताया भी था सुरेश को कि उसका 3 मंजिल का मतलब घर है और वो लोग 2nd फ्लोर पर रहते हैं। तो वो लोग ऐसे ही निकल लेते हैं और रास्ते में जाते हुए तो वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ी अजीब सी मतलब संकरी सी गलियाँ थी और आसपास कपड़े सूख रहे थे। मतलब सुरेश को बहुत ही मतलब अजीब अंदर से फीलिंग भी आ रही थी, लेकिन उसने मतलब इतना नोटिस भी नहीं किया और वो उसके साथ चल दिया। और उसके बावजूद वो उसके घर पहुँच जाते हैं। फिर सीढ़ियाँ जैसे ही चढ़ने लगते हैं वो लोग, तो मुस्कान क्या बोलती है कि मतलब सुरेश का जो दोस्त था उसके साथ उसको वहीं रोक देती है कि विकी तुम यहीं रुक जाओ। मुस्कान बोलती है कि मम्मी जो है वो इसका मतलब सुरेश का इलाज करेगी और वहाँ कोई तीसरा बंदा नहीं रुक सकता, 2 ही बंदे रुक सकते हैं, तो मैं इसके साथ रुकूंगी, इसलिए प्लीज़ तुम यहीं वेट करो। तो सुरेश भी बोलता है ठीक है विक्की तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तो विक्की वहीं मतलब नीचे ही रुक जाता है और वो दोनों ऊपर जाते हैं और जैसे ही कमरे में एंटर सुरेश करता है तो उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब पूरे रूम में धुआं सा, जैसे अगरबत्ती का, या मतलब पूरे कमरे में बहुत ही मतलब धुआं था, हल्का अंधेरा था, मतलब ज़्यादा लाइट भी नहीं थी उस कमरे में। और वो जब अंदर जाते हैं तो वो अपनी मम्मी से उसको मिलाती है कि मम्मी ये सुरेश है, और उसकी मम्मी भी मिलती है उससे। और मुस्कान ने ऐसा बोलकर उन दोनों को बिठाकर कि भाई मैं विक्की को पानी देकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। तो फिर उसकी मम्मी उठती है और सुरेश के गले लगकर बोलती है कि तुम तो बहुत ही हसीन हो, देखने में सुंदर भी लग रहे हो, अट्ठे कट्टे हो एकदम से, मतलब ऐसे उसकी तारीफ करती है, उसके गले लगती है और फिर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। बोला आंटी जी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस के दौरान मेरी कमर में चोट लगी तो आप मेरा इलाज कर दो। बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं ऐसे इलाज नहीं करती हूँ, इससे पहले मैं एक छोटी सी पूजा करती हूँ और जब मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाती मैं तभी इलाज करती हूँ और फिर मैं तुम्हारी कमर पर हाथ रखूँगी तो तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। सुरेश को बड़ा ही अजीब लग रहा था सुनने में कि ऐसा भी होता है। फिर उसने अदर वे में लिया कि चलो होता होगा जो भी है, पूजा करने में कौन सी बुराई है। तो वो ऐसा होने के बाद वो बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ। तो कहता कहाँ चलूँ। तो उनके मतलब एक कमरे से जब अंदर दूसरे कमरे में जाते तो वहाँ एक और छोटा सा रूम था जिसमें बिल्कुल अंधेरा था और मतलब बहुत ही अजीब सा उसको अंदर जाने में फीलिंग मतलब अंदर से ही अजीब आ रही थी, नेगेटिव जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो चले जा रहा था उसके साथ और वो उसकी मम्मी उसको ले गई और वहाँ एक बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। उसको मतलब मूर्ति दिखाई भी नहीं दे रही थी कि किस चीज़ की मूर्ति है, मतलब इतना अंधेरा था। तो उसकी मम्मी उसके हाथ में पानी देती है कि तुम इससे हाथ धो लो और जो भी आराम से बैठ जाओ। तो उसने उसको अपने सामने बिठा लिया और वो भी वहाँ बैठ गई और मंत्र वगैरह पढ़ने लगी। तो फिर उसको बोलती है कि ये उसको एक दीपक देती है कि तुम ये दीपक जला दो। तो सुरेश को बड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी वो किए जा रहा था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था वो मना भी करे तो कैसे करे, और वो जो उसकी मम्मी बोल रही थी वो सब किए जा रहा था। तो ठीक है भाई, उसने दीपक भी जला दिया और बोलती है कि तुम ध्यान लगाओ इधर। तो उसकी मम्मी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसकी मम्मी मंत्र पढ़े जा रही है और सुरेश को बहुत डर लग रहा है। और सुरेश ने क्या किया कि वो अंदर ही अंदर उसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। तो ऐसा होते होते उसकी मम्मी एकदम से चिल्लाती है कि तुम ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हो। तो बोला नहीं मेरा तो ध्यान है। बोली नहीं तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो तभी तो मेरी शक्तियाँ मेरे पास नहीं आ पा रही। बोला नहीं आंटी जी मेरा तो ध्यान है। बोली नहीं ऐसा नहीं है, तुम अच्छे से ध्यान लगाओ।
तो उसके बाद क्या करती है, उसकी मम्मी की एक माला उठाती है और वो उसके मतलब सुरेश के गले में डाल देती है और तेज तेज मतलब पाठ अपने मंत्र जो वो पढ़ रही थी और उसको तेज तेज पढ़ना शुरू कर देती है। उसके बाद सुरेश भी मतलब अंदर ही अंदर और ज़्यादा डर जाता है और उसने भी और स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी है। उसकी मम्मी समझ गई थी कि ये ध्यान नहीं लगा रहा और ये अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा है। उसके बाद कमरे में से मतलब और भी ज़्यादा अजीब स्मेल आनी शुरू हो गई थी। मतलब सुरेश को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कमरे में 100-200 चूहे एक साथ मरे पड़े हो। इतनी गंदी स्मेल मतलब सुरेश को उस समय आ रही थी और इस डर के अंदर से मतलब जो डर इतना लग रहा था कि उसने और स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। और जो मुस्कान की मम्मी थी वो भी मंत्र बहुत स्पीड से पढ़ी जा रही थी। वो ये चाह रही थी वो जल्दी से अपने मंत्र ख़त्म करे इससे पहले कि लड़का कुछ समझ जाए। इसी बीच क्या होता है कि मुस्कान वहाँ आती है और किसी के साथ मतलब फ़ोन पर बात करती है कि तुम लोग जल्दी आ जाओ, वो यहाँ आ गया है। ये सुनकर तो मतलब सुरेश के और भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा डर जाती है। और इन सब के बीच उसकी माँ क्या करती है कि मतलब एक मतलब अजीब सी कटोरी से एक टिक्का लेके और उसके माथे पर लगा देती है और उसको बड़ा अजीब सा फील होता है सुरेश को कि ये क्या हो रहा है। और उसको ये भी नहीं दिखाई देता वो किस कलर का टिक्का लगाती है और क्या कर रही है, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो अंदर ही अंदर इतना डरा हुआ था और हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो चालीसा का जाप किए जा रहा था। और उसकी मम्मी उसको बार बार टोक भी रही थी बीच में कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम अच्छे से ध्यान लगाओ तभी तो मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँगी, नहीं तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। और मतलब उसको बड़ा अजीब लग रहा था। तभी मुस्कान वहाँ आती है और वो एक मतलब ब्लैक कलर का पॉली बैग लेकर आती है और जब उसकी मम्मा उसको खोलती है तो उसमें से चिकन के पीस मतलब मीट सूअर का जो मांस होता है ना उसके पीस उसको दिखते। और ये देखकर तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, सुरेश का इतना दिमाग खराब हो गया था और उसको इतना डर लग रहा था। वो मतलब एकदम से ना जैसे कि फ्रीज हो गया था, जम गया था, ना उसके हाथ पैर हिल रहे थे ना उसका दिमाग काम कर रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब ये वो औरत भी ये पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ये लड़का सब समझ चुका और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और उसके बाद उसने अपने मंत्र पढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। और हनुमान वो मतलब मन ही मन ये सोच रही थी कि इसके हनुमान चालीसा से पहले मुझे अपने मंत्र ख़त्म करने हैं। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुरेश ने भी अपने हनुमान चालीसा की पढ़ने की जो स्पीड थी वो पूरी तरह से बढ़ा दी थी। और उसके बाद सुरेश ने क्या किया कि हनुमान जी की आरती करनी शुरू कर दी मन ही मन में और उसने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी। फिर उसकी मम्मा क्या करती है कि एक और माला उठाती है और झट से उसके गले में डाल देती है। भाई साहब सुरेश तो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना तो वो वहाँ से भाग सकता था ना वो उठ पा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने मंत्रों में उसको जकड़ के रखा हुआ हो। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, एंजाइटी जिसको आप लोग बोलते हो, इतनी ज़्यादा हो रही थी उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आज क्या करे। पसीना पसीना हो गया था, घबराहट हो रखी थी, मतलब उल्टियाँ पड़ने का भी उसका मन हो रखा था। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि आज बेटा तू कहाँ फंस गया है। तो इसी बीच क्या होता है कि वो अपनी मंत्र की स्पीड बढ़ाए हुए थी, लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी और सुरेश अपना हनुमान जी की आरती पढ़े जा रहा था। और उसके बाद वो लड़की क्या करती है कि जैसे ही मतलब मुस्कान अंदर घुसती है और उसी दौरान जो सुरेश था उसकी मतलब आरती ख़त्म होती है। और ये देखिए मतलब बालाजी का उपकार लगा लीजिए या मतलब उसकी श्रद्धा लगा लीजिए, जैसे ही मतलब सुरेश की आरती ख़त्म होती है उसी दौरान वो माला ना एकदम झटके से टूट जाती है और जो मोती वगैरह थे वो सब बिखर जाते हैं। और ये सब देखकर मतलब जो मुस्कान की मम्मी थी वो भी बड़ी हैरान थी कि ये क्या हो गया। और मतलब जैसे ही वो माला टूटती है ऐसा लगता है कि मतलब उसको नया जीवन मिल गया। वो इतनी स्पीड से मतलब इतनी एनर्जी के साथ सुरेश खड़ा होता है और इतनी स्पीड से वहाँ से निकलता है। और उसकी मम्मी चिल्ला रही है मुस्कान पकड़ो इसको पकड़ो, ये लड़का भाग रहा है। और जब वो मतलब छोटे कमरे से निकल कर आगे मेन गेट पे निकलता है तो वहाँ सामने मुस्कान खड़ी थी और मुस्कान उसको बोलती कि सुरेश क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। मतलब इतने प्यार से पूछती है जैसे कि पता नहीं उसे तो कुछ भी। और
सुरेश उसको मतलब हैरान नज़रों से देख भी रहा था और बोलता है कि मुझे जाने। तो उसका रास्ता रोकती, नहीं तुम नहीं जा सकते, देखो अभी तुम्हारा इलाज होना बाकी है। और उसके बाद उसको ऐसा खींच के थप्पड़ मारता है ना, वो मतलब एक साइड गिर जाती है और वो इतनी स्पीड से सीढ़ियाँ उतरता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रहा था उसको पीछे से फिर पकड़ लेती है कि सुरेश तुम ऐसे नहीं जा सकते, अभी तुम्हें अपना इलाज कराना है। उसके बावजूद वो उसको धक्का देता है और वो उसके ऊपर से कूद के और वो इतनी स्पीड से भागता है। और भागते भागते मतलब उसका दोस्त भी आगे बाइक के पास चला गया था और वो अपने दोस्त को कॉल करता है, अबे कहाँ है तू, मतलब जल्दी आ। तो बोलता है क्या हो गया, अबे तू मतलब जहाँ वहीं रुक और बाइक स्टार्ट करके रखियो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना। और मतलब वो डर रहा है, काँप रही है उसकी आवाज़ और वो भागे जा रहा पागलों की तरह से। और जैसे तैसे करके वो मतलब दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि फटाफट चलो। कहता मुझे बात तो बता। बोला अभी नहीं, मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू यहाँ से निकल ले फटाफट। अब जो है उसका दोस्त भी डर गया कि आखिर हुआ क्या है और वो दोनों बाइक पे फटाफट निकल लिए और फिर आगे चलते हैं तो रास्ते में एक मंदिर आता है और वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। जब उसका दोस्त उसको वहाँ बाइक खड़ी करके रोकता है तो वो भागा सीधा मतलब मंदिर के अंदर जाना चाहता है। तभी रास्ते में पुजारी मिल जाते हैं कि मतलब दरवाजे पर ही मंदिर के, और बोलते हैं कि रुको, कहाँ भागे जा रहे हो और कौन हो तुम, ये क्या तुमने मतलब काला टीका लगाया और काला टीका लगा के तुम अंदर जा रहे हो मंदिर के। बोला मुझे नहीं पता। वो बहुत मतलब डरा हुआ था, घबराया हुआ था और पसीने पसीने हो रखा था। और पूछता है फिर पंडित जी बोलते हैं कि क्या हो गया, पहले तो मुझे बात बताओ अच्छे से। वो उसे अंदर लेके जाते हैं, आराम से बिठाते, पानी वगैरह पिलाते और पूछते क्या हो गया, पहले तो मुझे सारी बात बताओ। उसके बाद सुरेश जो है वो सारी घटना जो भी उसके साथ हुई थी वो सारी पुजारी जी को बताता हूँ। पुजारी जी बोलते बेटा आज तो तुम बच गए, आज तो बालाजी की कृपा से तुम बच गए। वो तो बेटा वो को जो मूर्ति जिसके बारे में तुम बता रहे हो, वो जो काली शक्तियाँ होती है वो उनकी मूर्ति थी और वो आज वो लोग तुम्हारी बलि देने वाले थे। तो और ये जो तुम्हारे माथे पर काला टीका लगाया ये उसी का था और ठीक 12 बजे के बाद आज वो तुम्हारी बलि दे देते और इसीलिए तुम्हारे मतलब हाथ पैर धुला के तुमसे दीपक लगवा के और इस तरह से तुम्हें तैयार किया गया था। और सुरेश का ये सुनकर मतलब जो हाल था वो बहुत घबरा चुका था। बोले बेटा तुम मत घबराओ, तुम हनुमान जी के मंदिर में हो और आज तो हनुमान जी ने तुम्हारी पूरी से अच्छे से रक्षा की है। और अब ऐसा है तो उसके बाद पंडित जी क्या करते हैं, गंगा जल लेते हैं, उसके ऊपर छिड़कते हैं, फिर उसको मंदिर में बैठाते हैं, शांत करते हैं और फिर उसको दोस्त को बोलते हैं कि बेटा अब तुम इसको ले जाओ, अब ये ठीक है लेकिन इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसका दोस्त क्या करता है कि उसे मतलब अकेडमी लेके जाता है जहाँ भी मतलब वो लोग पीजी में रहते थे। तो फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और उसके बाद पूरी रात में मतलब इतना बुखार उसको हो जाता है डर के कारण से। उसके बाद क्या होता है, सुरेश सुबह उठता है और सबसे पहले वो क्या करता है कि जो मुस्कान थे उसका नंबर ब्लॉक करता है और उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स घर के बाहर फेंक देता है। बल्कि पुजारी जी कहते हैं कि इन सबको तुम अच्छे से जला दो। और बुखार उसको बहुत तेज़ हो चुका था। अब उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ चुके थे, जितने भी मतलब वो लोग कम थे दोस्त वो मिलने आए उसे। सबने उसको कहा कि तू मतलब पागल है क्या, ऐसे कोई किसी के पास जाता है, तेरे को अकल नहीं है। मतलब उसे डांटते भी है, समझाते भी है। फिर वो लोग पटना उसकी मम्मी को कॉल करते और बताते हैं सारी बातें। फिर उसके मम्मी पापा आते हैं और पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। और उसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर मतलब अंदर से जो डर कहते हैं ना वो उसके निकल ही नहीं रहा था। फिर वो लोग उसे बालाजी के मंदिर लेके जाते हैं और वहाँ फिर उसका इलाज कराया जाता है। और आज के समय में सुरेश जो है वो वेल सेटल्ड है। उस मतलब चोट के कारण से देखो, फिर स्पोर्ट्स तो उसका छूट चुका था लेकिन आज वो एक बाहर दूसरी कंट्री में है और वेल सेटल्ड है और अच्छी जॉब भी है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो आपके आसपास जो भी हो रहा है ना उससे थोड़ा सावधान रहिए। जो चीज़ आपको जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना उसकी तरफ बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी, देखो सभी बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि किसी का दिया हुआ कुछ मत खाओ और बहुत ही मतलब सेफली रहो। आसपास जो जैसा दिखता है ना वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। और अंत में मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और साथ में आपको ये भी कहूँगी कि देखो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए। मैं आपको अपनी आईडी दूंगी तो आप मुझे मेल कीजिए अपनी। और चाहते हैं कि भाई आपकी कहानी सब सुने, अगर आप मतलब खुद से अपनी भाषा में भी अगर आप बोलना चाहते हैं तो हमें ऑडियो बना के भेजिए। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर डालेंगे और सबको मतलब वही है ना कि भाई जैसे कि आप अपने थ्रू किसी और को आगाह करना चाहते हो कि भाई देखो ये चीज़ किसी और के साथ ना हो, तो इसी प्रकार से। तो बस अंत में यही, हैप्पी न्यू ईयर। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए एंड बाय, हैप्पी न्यू ईयर।